एक मिनट चलोगे। सी सेट की इस लाइव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डी एन मिश्रा आपके साथ। कल मैंने आपको पढ़ाया था वेन आरेख पर आधारित कैसे हम परसेंटेज के सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे। जो लोग आज नए जुड़ रहे हों वो पहले से ही जान लें। ये कॉन्सेप्ट्स बताया था 3 वाले। ये ए बी सी हैं जिन्हें हम अल्फा कहते हैं। अल्फा बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये हैं एक्स वाई जेड जिन्हें हम बीटा कहते हैं। और ये है के जिसे हम क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। ठीक। टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन होगा। ओके। अगर इसे हम यहां पर कैपिटल एक्स लिखें, कैपिटल वाई लिखें और कैपिटल जेड लिखें तो कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड बराबर होगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। ठीक। अगर ये x प्लस के को यहां हम लिख दे p, इसको q और इसको r, तो ये बीटा प्लस 2 गामा होगा p प्लस q प्लस r। ठीक। बस इन्हीं सूत्रों को लेते हुए हम इस लेसन को सॉल्व करते हैं। कल हमने 2 प्रॉब्लम्स आपको बताई थी, आज इस पर तीसरी प्रॉब्लम पर आ रहे हैं। लिखिएगा, इन ए हॉस्टल ऑफ 100 students capacity, capacity 42% are science graduate, 34% law graduate and 58% are commerce graduate. Eight students are science and law. Thirteen students are law and commerce. 18 students are commerce and science. ठीक। अब इस पर सवाल है। पहले इससे देखिए, आप बनाइए, देखिए खूब अच्छे से समझिए। 1 2 3। पहले बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, 100। इतना तो सबको क्लियर। अब देखिए ये है 42, ये है 34, ये है 58, ये है साइंस, ये है लॉ और ये है कॉमर्स। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 8 साइंस और लॉ, 13 लॉ और कॉमर्स और 18 कॉमर्स और साइंस, ये है। और ये वाले थे ना P Q R, तो P प्लस Q प्लस R क्या है, बीटा प्लस 2 गामा। बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 13 8 21 10 31 और 8 39 हो गया। इनको जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या थे, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। इनको भी जोड़ लीजिए, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। जोड़िए, 2 4 6 8 14 हासिल 1 4 5 3 8 5 13 134। हमें जरूरत इसकी है गामा की, जो तीनों में कॉमन हो। ठीक। अब जरा सोचो आप,
अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 2 बीटा से बीटा घटाएंगे तो क्या आएगा, बीटा, 3 गामा से गामा घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 गामा बराबर 34 हो गया। और बीटा प्लस 2 गामा बराबर कितना है, बीटा प्लस 3 गामा है ये, बीटा प्लस 3 गामा, क्योंकि ये देखिए के तीनों में, बीटा प्लस 3 गामा बराबर कितना है, 39, घटा दीजिए, बीटा से बीटा कटेगा, 3 गामा में से घटाएं गामा, 39 में से 34 घट गया 5। जो कुछ सवाल में दिक्कत थी वो यही थी। बताइए इतना सबके समझ में आया? सर एक वैदिक मैथ्स की क्लास भी लगवा दो। ठीक है, लग जाएगी, प्रॉपर एक लेक्चर पूरी वैदिक मैथ्स की लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग टू ऑल। पहले आप बताइए ये आप सबके समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो यस लिखें। ठीक है ना? ये जो बाहर दिख रहे हैं ये अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा है, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, और कुल मिला के 100 है। कहां भाई ब्लूअर है? आज तो इतना क्लियर दिख रहा है। आप अपनी वो बढ़ाइए थोड़ा रिजोल्यूशन, अंजलि जी। कोई बताओ भाई अंजलि को कैसे जो है यूट्यूब का रिजोल्यूशन बढ़ाया जाता है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कुल व्यक्तियों की संख्या 100 है। ये जो दिखाए जाते हैं ये बीटा प्लस 3 गामा, और ये कितना हो गया 39, 8 प्लस 13 प्लस 18 हो गया। अब आगे चलो। अब जब ये 5 है तो यहां हमने 5 लिख दिया। अब बताओ 8 में से 5 घटाओ 3, 13 में से 5 घटाओ 8, 18 में से 5 घटाओ 13। ये बात समझ में सबको आ गई? अब बताओ ये 42 है, ये जोड़ो 3, 5, 8 और 13 21, तो ये कितना बचा 21। 3, 5, 8, 8 16, 34 में से 16 घटाइए 18। यहां देखो 13, 5, 18, 8 26, 58 में से 26 घटाइए 32 हो गया। अब आप जोड़ो, अगर इन सबको जोड़ेंगे आप तो 100 आएगा पक्का। जोड़ लो आप, 1, 3, 4, 8, 12, 5, 17, 8, 25, 3, 28, 2, 30 में 3, 0 हासिल 3, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 3, 10 हो गया कि नहीं सर? अब आइए इसमें क्या क्या पूछा गया है। पहला है कितने लोग तीनों विषयों में ग्रेजुएट हैं? कितने लोग तीनों विषयों में ग्रेजुएट हैं? 5। कितने लोग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ओनली साइंस ग्रेजुएट? केवल साइंस ग्रेजुएट कितने हैं? कितने हैं? 21। हाउ मेनी पर्सन्स आर ग्रेजुएट इन ओनली वन सब्जेक्ट? केवल एक विषय में कितने ग्रेजुएट हैं? जोड़ लीजिए, 21 प्लस 18 प्लस 32, 32 10 42 8 50 20 70 और 1 71। ठीक है, केवल इसमें है कि अगर ये वेन डायग्राम बन गया तो जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर आप दे सकते हैं, और अगर आप इसे नहीं बना पाए तो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। अंडरस्टूड? अब एक सवाल आपके लिए, बताइएगा इसमें से देख करके बताइए कितने लोग साइंस और लॉ ग्रेजुएट हैं किंतु कॉमर्स नहीं? हाउ मेनी पर्सन्स आर साइंस एंड लॉ ग्रेजुएट बट नॉट कॉमर्स ग्रेजुएट? देखते हैं कौन सबसे पहले बता रहा। गलत। कितने लोग साइंस या लॉ ग्रेजुएट हैं किंतु कॉमर्स नहीं? गुड, 42। 21, 3, 24, 18, 42। अच्छा, यही शब्द और हो जाता, कितने लोग साइंस और लॉ ग्रेजुएट हैं? साइंस और लॉ ग्रेजुएट हैं
किंतु कॉमर्स नहीं, तो कितना उत्तर आता? 3। साइंस और लॉ ग्रेजुएट है किंतु कॉमर्स नहीं अगर होता और शब्द आ जाता, एंड शब्द आ जाता, तब कितना हो जाता? 3। गुड। अब अगला सवाल देखिएगा आप लोगों के बीच। टोटल नियम यही लगने हैं जो यहां बताए गए हैं। अब देखते हैं कि कौन सबसे पहले बताता है। सवाल है, एक बिजनेस स्कूल में देयर आर 100 स्टूडेंट्स। Fifteen students specialize in marketing and HR. मार्केटिंग प्लस HR, इसमें है 15, 17 HR एंड सिस्टम, 16 मार्केटिंग एंड सिस्टम। The number of students specialized in only one field is equal. Are equal and equal to 22. मात्र यही दिया है और कुछ नहीं। अब आप देखो यहां से पहला क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितने हो गए? 100। यह है मार्केटिंग, यह है HR और यह है सिस्टम। मार्केटिंग प्लस HR 15, यह है 17 और यह है 16। इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? P प्लस Q प्लस R किसके बराबर है? बीटा प्लस 3 गामा। बीटा प्लस 3 गामा बराबर, जोड़िए आप, 15 10 25 10 35 और 7 42 6 48 48। कहा गया प्रत्येक में अकेला ये 22 है, ये 22 22 22। ये अल्फा का मान हो जाएगा ना, केवल एक फील्ड में अल्फा का मान हो गया 22 3 66। अल्फा का मान यहां रख दीजिए, तो बीटा प्लस गामा बराबर हो गया 100 में से 66 घटाइए 34। बीटा प्लस गामा बराबर 34 और बीटा प्लस 3 गामा, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। इसमें से इसको घटाइए तो बीटा से बीटा कट जाएगा, 3 गामा माइनस गामा 2 गामा इक्वल टू 48 में से 34 घटाइए 40। गामा इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। पहले बना लीजिए सभी लोग। अच्छा, 14 वर्ष का वनवास अभी नहीं पता चला, घबराइए मत, अब फ्राइडे को क्लास में मिलेगा ये। सर प्लीज रिपीट, समझिए फिर से। देखो बेटा, कुल बिजनेस स्कूल में 100 लोग थे,
सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 100। अब दिया गया है मार्केटिंग एचआर में 15, इनमें 17 और इनमें हो, तो ये है P प्लस क्यू प्लस आर, ये क्या होता है बीटा प्लस 3 गामा। देखो आप बीटा प्लस 3 गामा जो यहाँ कॉमन होंगे, तो बीटा प्लस 3 गामा बराबर 15 प्लस 17 प्लस 16 हो गया, हो गया। अब जरा देखो ये कहा गया पर प्रत्येक में केवल एक में ग्रेजुएट 22 है, प्रत्येक में, तो 22 यहाँ भी है, 22 यहाँ भी है, 22 है। देखिए स्पेशलाइजेशन इन ओनली वन फील्ड आर इक्वल एंड दे आर 22 ईच। तो 22 22 22 ये अल्फा का मान हो गया जो केवल एक में कॉमन होते हैं, तो 22 22 22 कितना हुआ 66। देखिए अल्फा बराबर लिखा गया था ना a प्लस बी प्लस सी जो केवल एक में कॉमन, तो इसमें जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में रखेंगे अल्फा की जगह 66, तो बचेगा बीटा प्लस गामा, 100 में से 66 घटा दिए कितना आ गया 34। समझ में आ गया। अब देखो गामा जो 7 आया ये बीटा प्लस गामा आ गया, अब बीटा प्लस 3 गामा इसमें से इसको घटा दिया गया, अब ये आ गया 7, 15 में से 7 घट गया 8, ये 17 में से 7 घट गया 10, 16 में से 7 घट गया 9। देखिए आपका पूरा वेन डायग्राम तैयार। अब तो समझ में आ गया होगा। मयंक और नंदिनी बेटा समझ में आया। अभी हम आपको लास्ट में किताब बता दे रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन ये जो हम सवाल दे रहे हैं आपको ये किसी किताब में जल्दी नहीं मिलेंगे। इसे अगर पाना है तो आप अरिहंत की ले लीजिए 10 ईयर सॉल्व पेपर, ठीक है, वो भी विभिन्न स्टेट की। इस समय हम आपको जो पेपर करा रहे हैं यह पेपर अगर आपको करके जाना है तो आईएएस के लिए भी काम देगा और विभिन्न स्टेट में जो आएंगे सवाल उसमें भी आएगा। लेकिन अगर एक सवाल दे दिया गया ना तो ये 5 सवाल प्रभावित होते हैं। चलिए अभी सवालों पर फोकस करिए। अब देखिए इस पर पहला सवाल, अब मैं ये मिटा रहा हूं। आपका जो कॉन्सेप्ट था वो हमने अब मिटा दिया। पहला सवाल है हाउ मेनी स्टूडेंट्स are graduating all the 3 subjects, all the 3 streams, तीनों में कितने हैं जल्दी देख के बताइए। गुड, अनाथा साइंस सबसे पहले उत्तर दिए हैं 7, बिल्कुल सही है 7। नंबर 2, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट in at least 2 subjects। कम से कम 2 विषयों में कितने ग्रेजुएट हैं जल्दी बताइएगा। हरिओम तत्सत जी, आज मैं इलाहाबाद से हूं और यहाँ बरेली में इस समय अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आप देखिएगा भाई एटलीस्ट 2, तो ये हो जाएगा 8 7 15 9 24 और 10 34। 8 + 10 + 9 + 7
8 10 18 9 27 और 7 कितना हो गया? 34। 34 कितने लोगों ने 34 बताया था? सबसे पहले 34 नंदिनी यादव ने बताया था। नहीं, उससे पहले भी बताए भाई। मयंक दानवीर सिंह ने सब उससे पहले भी बताया। गुड। पहले मयंक जी ने बताया, अंकित मिश्रा ने गलत किया, फिर नंदिनी ने बताया, फिर विपिन कुमार आज जुड़े हुए हैं बताया, फिर प्रवीण वर्मा, निकिता देवी पहले, प्रवीण बाद में है। सत्यम राज ने सही उत्तर बताया, सिट्टू कुमार यादव ने सही बताया। अच्छा आसिफ जी, आज आप नए क्लास में हैं, कोई बात नहीं बेटा। अशोक कुमार कन्नौजिया आस्क, हेलो सर जी। आइए, हो गया तीसरा सवाल। नंबर 3, हाउ मेनी स्टूडेंट्स are graduating HR and system not in marketing। कितने HR और सिस्टम में ग्रेजुएट हैं लेकिन मार्केटिंग में नहीं? बोलिए। यस, प्रवीण वर्मा इज द फर्स्ट स्टूडेंट हु गेव द करेक्ट आंसर। प्रवीण वर्मा 10, नारायण मिश्रा 10, नंदिनी तीसरे नंबर पर रही 10। अब की बार एंड शब्द है बेटा, आर नहीं है, और नहीं है, या शब्द नहीं है, एंड है। देखो आप, जब एंड होगा इनमें का राज केवल ये 10 लिया जाए। अगर आर होता या, तब 22 22 10 होता, तब 22 गुना 44 10 54 होता। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये भी सवाल आपका हो गया। अब आइए कठिनतम। आपके लिए कठिनतम सवाल। ये सिविल सेवा में पूछा हुआ सवाल है, देखते हैं। एक म्यूजिक स्कूल में (28) students learn trumpet. 30 students learn violin. 32 students guitar. Six students learn trumpet and violin. Eight students violin and guitar. Eight students violin and guitar. 10 students guitar and trumpet. The number of students who learn only one instrument is equal to 54.
20 students learn only violin. Every students learn at least one instrument out of the three. तीनों में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक अवश्य पढ़ता है। इसके लिए पहले आप खुद वेन डायग्राम बनाइए, मैं देखता हूं कितने लोग बना पाते हैं। जल्दी करें, आपको 1.5 मिनट का समय है। सवाल है नंबर 1, हाउ मेनी लर्न only one instrument? How many learn all the three? Instrument. तीसरा, how many learn only guitar? How many learn all the three? All the three students. आपके लिए समय समाप्त हो चुका है। नारायण मिश्रा सर टेलीग्राम पर चैनल, आज हमारी सर से बात हो जाएगी फाइनल। नारायण मिश्रा ने पहले में उत्तर दिया, हाउ मेनी लर्न ओनली वन इंस्ट्रूमेंट समवन। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करें, ठीक। चलो बेटा, आप खूब बड़े बड़े ही देखना। देखिए, आप पहले इस तरह से बनाइए। आप ये है ट्रम्पेट, ये है वायलिन और ये है गिटार। ये है 28, ये है 30 और ये है 32। 6 ये है 8 वायलिन एंड गिटार, 10 गिटार और ड्रम, ठीक। अब बताइए, ये जब जोड़ेंगे क्या मिलेगा? अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। जोड़िए, 28 और 32, 60 और 30, 90। इनको जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 6, 8, 14 और 10, 24। बीटा प्लस 3 गामा। 6, 8, 14 और 10, 24। बीटा प्लस 3 गामा। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा दिया गया और बीटा प्लस 3 गामा दे दिया गया, ठीक। यहां पर ये दिया गया है 20।
हमें वैल्यू निकालनी है गामा की। एक म्यूजिक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या शायद नहीं दी गई थी। नहीं लिखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न ओनली वन इंस्ट्रूमेंट इज 54। ये ओनली वन इंस्ट्रूमेंट इज 54, तो अल्फा बराबर 54। अल्फा का मान यहाँ रखिए, तो यहां से हो गया 2 बीटा प्लस 3 गामा। दिखाई दे रहा है, यहां लिख दे रहा हूं 2 बीटा प्लस 3 गामा बराबर 90 में से 54 घटाइए, 10 में से 4 घट गया 6, 8 में से 5 थी। और यहां से बीटा प्लस 3 गामा बराबर है 24। इसको घटा दीजिए, ये कट गया, बीटा बराबर 36 में से 24 घट गया 12। बीटा का मान यहाँ 12 रख दीजिए, तो 12 प्लस 3 गामा बराबर 24, 3 गामा बराबर 12, तो गामा बराबर कितना आ गया 4। ये हो गया 4। अब जब ये 4 हो गया तो 6 में से 4 घट गया 2, 8 में से 4 घट गया 4, 10 में से 4 घट गया 6। आप देखिए ये 30 आना चाहिए, 2 4 6 4 10 और 20, 30 आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ देखिए 2 4 6 6 12, 28 में से 12 घटाइए 16। यहाँ देखिए 6 4 10 4 14, ये कितना बचा 18। नोट करें। अब देखते हैं, उत्तर बताते हैं और बताते हैं कि कौन सबसे पहले बताया। हाउ मेनी लर्न ओनली वन इंस्ट्रूमेंट, केवल एक इंस्ट्रूमेंट, ये उत्तर पहले ही दिया है 54, 54। हाउ मेनी लर्न ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट, ये है 4। हाउ मेनी लर्न ओनली गिटार, ओनली गिटार, ये है 18। हाउ मेनी लर्न ऑल द 3, ये 2 बार बता दिया गया। ऑल द 3 वाले कितने हैं? ये चौथा नहीं रहेगा, ये 2 बार। 54 4 18। निकिता देवी ने उत्तर सही बताया। पहले सबसे पहले निकिता ने आज उत्तर दिया, 54 4 और 18 3। दूसरे पर हिमानी गुप्ता रही हैं, तीसरे पर अनांथा साई रहे हैं, फिर मनीषा राठौर और फिर कुमार समी। जैसे हिंदी वाले बता जा रहा हूं, किसी म्यूजिक स्कूल में 28 लोग ट्रम्पेट, 30 लोग वायलिन और 32 लोग गिटार बजा सकते हैं। 6 लोग ट्रम्पेट और वायलिन दोनों, 8 लोग वायलिन और गिटार दोनों, जबकि 10 गिटार और ट्रम्पेट दोनों बजा सकते हैं। 54 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल एक बजा सकते हैं, केवल एक इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, ठीक है। जबकि 20 विद्यार्थी केवल वायलिन बजा सकते हैं। इसके बाद पूछा गया नंबर 1, कितने केवल एक बजा सकते हैं, जिसका उत्तर इसमें दिया ही था। कितने विद्यार्थी तीनों बजा सकते हैं, ये यहाँ आंसर निकाला गया आपका, नोट कर लें। हो गया? तो ये कठिन से कठिन प्रश्न आपके हमने करा दिए। ये रहा वेन डायग्राम। अब चलिए नेक्स्ट।
अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं न्यू लेसन आज का, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, न्यू लेसन शुरू करते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। जिसे हम कहते हैं लाभ हानि। तो अब आराम से मन को एकाग्रचित करिए और पढ़िए। देखो बेटा, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे अपना लाभ और हानि पता नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं है। और कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसे अपना लाभ और हानि न पता हो। ठीक, एवरी स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्स नो कि व्हाट इज हिज प्रॉफिट एंड व्हाट इज हिज लॉस। ये अलग बात है, कभी कभी मन में गाली, कोई बात नहीं, ऐसा होगा नहीं, ये मन का भ्रम है। अब देखिए आप, ये सभी लोग जानते हैं कि हम अधिक से अधिक पढ़ाई करेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, और अगर हम खा पी करके सो करके अपना समय बिता रहे तो हमारा लॉस होगा। फिर भी कुछ सोने में ज़्यादा आनंद लेते हैं, सोच करके अरे अब एग्जाम आ जाएगा तब पढ़ लेंगे। आइए, दो चीजें हैं मार्केट में। एक है कि किसी वस्तु को आप खरीदते हैं, जब खरीदते हैं तो वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है, दैट इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वह क्या है, उसका क्रय मूल्य। और उसी वस्तु को दुकानदार बेच रहा है, जो आप खरीदे उसे दुकानदार बेचा, दुकानदार के लिए वह क्या है, विक्रय मूल्य। दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कुछ और रहा होगा। तो मार्केट में प्रत्येक जो क्रेता होता है, प्रत्येक क्रेता वह जब बेचता है और बेचने में अगर वह ज्यादा पैसे में बेचता है तो उसे लाभ हुआ, और अगर वह कम पैसे में बेचता है तो उसे क्या होती है, हानि। ओके, अब दो चीजें रही। नंबर एक रहा क्रय मूल्य, दैट इज कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य में किसी वस्तु को खरीदा गया, द परचेजिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। और दूसरा रहा विक्रय मूल्य, दैट इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब आपको पता है अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, जैसे 100 में खरीद कर 150 में बेचा, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बराबर हुआ लाभ बराबर एसपी, ये हुआ एसपी माइनस सीपी। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रतिशत लाभ बराबर, लो भैया हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। और अगर उल्टा हो जाए, सीपी ग्रेटर देन एसपी हो जाए, यहां एसपी ग्रेटर देन सीपी था, अगर सीपी ग्रेटर देन एसपी हो गया तो क्या हो गया, लॉस। लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, इसका सामान्य प्रश्नों से आप चलना शुरू करें। पहला सवाल देखिएगा,
केवल इतने पर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए था। इसे 1500 रुपयों में बेचा गया। इससे आसान सवाल नहीं आ सकता। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। लगा लेंगे। दूसरा सवाल, कुछ वस्तुएं या कुछ ट्रॉफियां ₹5 में 3 के भाव से खरीदकर ₹3 में 5 के भाव से बेच दिया गया। प्रतिशत लाभ अथवा हानि। क्या होगी? ये नंबर 1 और नंबर 2 है। यदि कोई ₹80 का की हानि हुई हो तो कुल कितनी टॉफियां बेची गई? दो छोटे छोटे सवाल आपके लिए। पहले का उत्तर बहुत सारे लोग दे चुके हैं। गुड। कुछ लोग 20%, कुछ 25% भी बता रहे हैं, कुछ 20% भी बता दिए। आकिब जी लग रहा है चलिए देखिएगा आप, पहला 1200 था, आपने 1500 में बेचा। ठीक, कितने का लाभ हुआ? 300। कितने में? 1200 में। तो हो गया 300 बटे 1200 गुणे 100। डबल जीरो कट गया, 3 चौको 12, 4 से काटिए 25%। इसलिए पहले का उत्तर जितने लोगों ने 25% दिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया, आसान सवाल था। इसलिए 25% जिसने उत्तर दिया, थोड़ा सा तारीफ हो सकती, लेकिन कोई ज्यादा तारीफ वाली बात नहीं। तो ये मैं मिटा रहा हूं। और इसके बाद भी जिसने 20% उत्तर दिया, उसको नमस्कार। इतना भी अच्छे से मत लगाइए कि सवाल गलत हो जाए। ठीक, हमेशा बटे में क्रय मूल्य है, देख रहे हैं, चाहे वो लाभ हो चाहे हानि हो, बटे में क्या लिखना है? क्रय मूल्य। अगला, कुछ टॉफियां ₹5 में 3 के भाव से खरीद कर, क्रय मूल्य क्या था? ₹5 में 3। हमेशा ध्यान रखना, रुपया ऊपर लिखा जाएगा, वस्तुओं की संख्या नीचे होगी। ₹5 में 3, 5/3। बेचा आपने ₹3 में 5, 3/5।
देखने में ही लग रहा है ये 1 रुपए से ज्यादा 1 रुपए से कम है, हानि हुई, लॉस निकालिए। 5/3 -3/5 घटाओ, 25 में से 9 घट गया, 16/15 हो गया, दिख रहा है। अब प्रतिशत हानि, परसेंटेज लॉस, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूं, सबको दिखेगा। परसेंटेज लॉस, हानि हुई 16/15 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 5/3 आ गया 16, 3 ऊपर जाएगा, 15 गुणे 5 गुणे 100, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 5 का 5 में गुणा करिए 25, 25 से 100 को काटिए 4, 16 चौक को 64%, 64%। अब देखते हैं कि सबसे पहले उत्तर किसने दिया है 64% वाला। %64 सबसे पहले उत्तर किसने दिया? काफी लोगों ने उत्तर दिया है। सबसे पहले अनुराग उपाध्याय जी ने उत्तर दिया है 64%। अरे वाह, नहीं नहीं, उससे पहले जसवीर ने भी 64 दिया है। गुड, तो जसवीर जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है 64। सेकंड का पहला 25%। निकिता जी 40% लॉस कहां से हुआ बेटा? ध्यान रखो, क्रय मूल्य क्या है? 5/3 से तुलना है। 24% सुंदरम कहां से उत्तर दिया? संजू ने भी गलत दिया 40। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ बेटा। मयंक दानवीर ने बहुत सही उत्तर दिया 25 और 64, 64% लॉस, शाबाश। अब इस वाले का उत्तर देखते हैं कौन बताता है। क्या पूछा गया? यदि कुल 80 रुपए की हानि हुई हो तो कुल कितनी टॉफियां बेची गई? जल्दी से उत्तर अब बताओ, देखते हैं कौन बताता है। यदि कुल 80 रुपए की हानि हुई हो तो कुल कितनी टॉफियां बेची गई? सबसे पहले उत्तर देने वाला कौन है? निकिता देवी ने सबसे पहले उत्तर 125 दिया। कुमार समीप 51.2 बता रहे हैं। और कोई? $125 उत्तर देने वाले काफी हैं। अब हम देखते हैं। देखो भाई, n बराबर टोटल प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट इन वन टॉफी। कुल लाभ कितने का हुआ? 80 का। एक टॉफी में लाभ कितनी? यहाँ लॉस हुआ है ना, सॉरी, लॉस लिख लीजिए, अपॉन लॉस इन वन टॉफी। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस होगा तो लॉस। 80 रुपए की हानि हुई। एक में कितने की हानि हुई है? 16/15, 16/15 ऊपर आ जाएगा। 16 पचे 80, 15 पचे 75। ये उत्तर किसी ने नहीं दिया था।
अभी को उत्तर दिया है हिमानी गुप्ता ने। मयंक दानवीर ने इससे पहले उत्तर 75 दिया भाई। तो आज के विनर है मयंक दानवीर। मयंक दानवीर एकदम सही उत्तर दिए। हिमानी ने दे दिया, बिल्कुल दिया, लेकिन थोड़ा सा देर से। उससे पहले मयंक दानवीर ने 25, 64 और 75 तीनों उत्तर दे दिया था। कोई बात नहीं, आप देख रहे होंगे आपको कुछ सेकंड का लाभ या हानि हो रहा है, और हो रहा है तो आप समझ रहे हैं लाभ और हानि क्या है। अगला देखिएगा, अभी सूत्र वही है, नए तरीके का सवाल है। केवल सवाल का नेचर हम बदलने चल रहे हैं, और ऐसे हम 3 सवाल दे रहे हैं और देखते हैं कि आप लोग उत्तर क्या देते हैं। लगाते रहिए। पहला सवाल, किसी वस्तु को ₹1500 में बेचने पर उतने ही रुपयों का लाभ होता है जितना 1100 में बेचने पर हानि। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दूसरा, किसी वस्तु को ₹1200 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को ₹900 में बेचने पर होने वाले हानि का दो गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तीसरा, किसी वस्तु को ₹1500 में बेचने पर होने वाले लाभ का दो गुना उसी वस्तु को ₹1000 में बेचने पर होने वाले हानि के 3 गुने के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा?
तीन छोटे छोटे सवाल हैं, आपको पर्याप्त हमने समय दिया, जल्दी से लगाइए। हाँ, इंग्लिश में सुन लें। इंग्लिश वाले, बाय सेलिंग एन आर्टिकल इन 1500 रुपीज द प्रॉफिट इज सेम एज द लॉस व्हेन इट इज सोल्ड इन 1100 रुपीज। दूसरा है, when we sold an article in 1200 rupees the profit is just equal to double of the loss when it is sold in 900 rupees। और थर्ड है, when an article is sold in 1500 rupees then twice of its profit is equal to thrice of its loss when it is sold in 1000 rupees। find the CP। काफी लोगों ने उत्तर दे दिया है, गुड। तेरह सौ, 1000, 1200, 1300, 1000, 1200 तो काफी लोग उत्तर दे रहे हैं। देखते हैं, कुछ नहीं करना। देखो आप, क्रय मूल्य बराबर, हम आपको दो तरीके बताते हैं, दोनों जानो। हम क्रय मूल्य क्या मान लें, यक्स। पहले ट्रेडिशनल तरीका देखिए, 1500 में बेचने पर कितने का लाभ होगा, 1500 माइनस यक्स। 1100 में बेचने पर हानि कितनी होगी, यक्स माइनस 1100। बोले भाई, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, लाभ आ गया। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, और उतनी हानि है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा। इनको इधर ले आइए, यक्स और यक्स हो जाएगा 2x, 1500 और 1100 जुड़ जाएगा 2600, x बराबर कितना आ गया, 1300। ये पहला तरीका है ट्रेडिशनल। दूसरा तरीका आपको बताएं, कुछ मत करिए। क्रय मूल्य बराबर 1500 गुणे 1, 1100 गुणे 1 बटे 1 प्लस 1, 2, दोनों बराबर है ना, एक एक कर लिया। 1500, 1100, 2600 का आधा कितना आ गया, 1300। यहाँ देखिए, 1200 में बेचने पर होने वाला लाभ 900 में बेचने पर होने वाले हानि का 2 गुना। 1200 गुणे 1, 900 गुणे 2 बटे अनुपाती योग 1 और 2, 3। 1200 और ये हुआ 1800, 3000 बटे 3, कितना उत्तर आ गया, 1000। इधर से और यहाँ से। यहाँ देखिए, 1500 में बेचने पर होने वाले लाभ का 2 गुना, 1500 गुणे 2 प्लस 1000 में होने वाले हानि का 3 गुना, 1000 गुणे 3 बटे अनुपाती योग 3 और 2, 5। 1500 दूना 3000 और 3000, 6000 बटे 5। 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया, 1200। दैट्स योर आंसर। सबसे पहले कौन उत्तर दिया आप बताते हैं। 1300, 1000 और 1200, तीनों उत्तर देने वाला सबसे पहले है अंकित मिश्रा। दूसरे नंबर पर मनीषा राठौर, सेकेंडों का अंतर रहा है। तीसरे पर हिमानी गुप्ता। इन लोगों में एकदम सेकेंड का अंतर रहा है, 10-10, 5-5 सेकेंड का अंतर। अलग अलग उत्तर काफी लोगों ने पहले से ही दे रखे हैं, लेकिन हम उनको देख रहे हैं जिन्होंने तीनों उत्तर दिए हैं। अब आपका सवाल बदलने जा रहा है।
नियम लिखिएगा, रूल लिखें। यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य CP ऑफ x आर्टिकल्स y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, इक्वल टू SP ऑफ y आर्टिकल्स, y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो इज इक्वल टू SP ऑफ y आर्टिकल्स। तो प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू x अपॉन y -1 इंटू 100। ये सूत्र आपने प्रॉफिट लॉस में पढ़ रखा है, वो परसेंटेज में, और हमने कहा था कि ये सूत्र आगे प्रॉफिट लॉस में आएगा। अगर ये कैलकुलेशन प्लस आता है तो प्रॉफिट होगा, और ये कैलकुलेशन अगर लॉस आता है तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक ना? चलिए आपसे हम 3 सवाल देते हैं और देखते हैं कि कितने लोग सही करते हैं। पहला सवाल, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य दस वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि। नंबर 2, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य पंद्रह वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि। तीसरा, यदि 12 वस्तुओं को बेचने पर तीन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती हो तो वस्तु पर प्रतिशत हानि क्या होगी? क्वेश्चन 4, यदि 10 वस्तुओं को बेचने पर दो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता हो
तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? व्हाट विल बी परसेंटेज प्रॉफिट? देखिए, अगर आपने पहले में 20% प्रॉफिट बता दिया, पहला और दूसरा लगा दिया आपने अगर, तो बहुत बड़े 30 मार खा नहीं है ना, केवल सूत्र में रखना था, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो तीसरा और चौथा बता दिया, हम उसे मानेंगे कि उसने बेहतर किया है। तीस सेकेंड का समय और पहला सीपी बटे एसपी माइनस 1 गुणे 100। 10 एक कम 10, 12 में से 10 घट गया 2 और 10 10 में 100, 20% एकदम सही। 12 का सीपी 15 के एसपी के बराबर है। यहाँ लॉस हुआ, यहाँ तो प्रॉफिट था। 15 एक कम 15, 12 में से 15 घट गया, -3 आया, माइनस बता रहा लॉस। 3 बटे 5 15 गुणे 100, 20% क्या हो गया? लॉस हुआ। इन दोनों को जिसने लगाया ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि तीसरा कितने सही किया। On selling 12 articles, there is loss of SP of 3 articles. Find percentage loss. देखिए कैसे लगाते हैं, ये हम ऊपर के दोनों मिटा रहे हैं और खूब अच्छे से समझिए। क्या कहा? लॉस है 12 वस्तुओं को बेचने पर। इसका मतलब 12 का सीपी माइनस 12 का एसपी बराबर 3 का एसपी। एसपी की ओर ले जाइए। 12 का सीपी बराबर 15 का एसपी। परसेंटेज लॉस सीपी अपॉन एसपी -1 गुणे 100 अभी लगाया गया था, यही आया था 20% लॉस। अब आ जाइए फोर्थ पर। 10 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो 10 का एसपी माइनस 10 का सीपी बराबर 2 का क्या है? सीपी। इनको उधर ले जाइए। 10 का एसपी बराबर 12 का क्या हो गया? सीपी। इन्हें सॉल्व करिए। परसेंटेज प्रॉफिट सीपी अपॉन एसपी -1 गुणे 100 आ गया 2 बटे 10 गुणे 100, 20%। अब कितने लोगों ने चारों उत्तर सही दिए? आइए देखते हैं। 20%, 20%, इसके बाद था 12/15, यहाँ 20% और यहाँ भी 20%।
सभी 20 सबसे पहले उत्तर सभी के देने वाले हैं श्रीपाल। श्रीपाल अब की बार पहले रहे जो सबसे पहले सभी उत्तर सही दिए चारों। गुड। कई लोगों ने उत्तर दिया है सही। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सवाल का नेचर चेंज हो रहा है। लिखेगा सवाल, यदि वस्तु का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दिया हो, लाभ अथवा हानि दिया हो, एफसीपी एंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इज गिवन, तो एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100। ये पहली बात। नंबर 2, यदि किसी वस्तु को कई बार बेचा जाए, कई बार मतलब जैसे पहली बार x% लाभ हो, दूसरी बार y% हानि हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। कई बार बेचा जाए तो लास्ट एसपी सीपी गुणे 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस जेड अपॉन 100, ऐसे चलता रहेगा। इससे आप लास्ट एसपी निकाल सकते हैं। पहला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 1500 रुपीज। इसे 16/2/3% लाभ पर बेचा गया। विक्रय मूल्य क्या होगा? जल्दी से लगा के बताइए। यस, इन इंग्लिश आल्सो। If an article sold many times, then SP is equal to CP into 100 plus minus X upon 100 into 100 plus minus Y upon 100. When you will use plus, there will be profit, and for minus, there will be loss. An article with CP is 1500 rupees. It is sold at 16 and 2 by 3% profit. You have to find the SP of the article. ये 25% कैसे लिख रहे हैं कौन? 1750 उत्तर आ रहा है कुछ लोगों को। देख ले रहे हैं, एसपी इज इक्वल टू 1500, लाभ हुआ है 100 प्लस 16 3 48 2 50 बटे 3
बटे 100, ये डबल जीरो कैंसिल, 15 गुणे 100 दिया 350 बटे 3, 3 से काटिए 5, 35 बचे 175, 1750 रुपए। जिन लोगों ने भी 1750 दिया उत्तर बेहद सही है, लगभग सभी ने उत्तर दिया है, सही दिया है। अब अगले को बताइए तब जाने, मिटा रहा हूं इसे। सवाल देखिएगा, the CP of an article is 2000 rupees. A sold at 20% profit, while B sold it A sold to B, B sold to C at 16 and 2 by 3% loss, and C sold to D at 10% profit. Find CP of D. D का क्रय मूल्य क्या होगा, जल्दी से लगा के बताएं। $2640 उत्तर आया रियाज का, 2200 उत्तर आया प्रवीण वर्मा का, मयंक दानवीर भी 2200 उत्तर बता रहे हैं। $3600 उत्तर दिया है राहुल कुमार ने। गुड, देखिए कुछ नहीं, जो सी का विक्रय मूल्य होगा वही डी का क्रय मूल्य होगा। तो कितना हो गया, 2000, 20% लाभ 120 बटे 100, 16 सही 2 बटे 3, 16 3 48, 50 बटे 3 लॉस हुआ। फिर 10% प्रॉफिट हुआ 110 बटे 100। अभी जब तक हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे ऐसे ही लिखेंगे, 2000 120 बटे 100, 300 में से 50 घट गया, 250 बटे 300, 110 बटे 100। अब जी भर के काटिए जितना मन हो, कोई हम कुछ नहीं कहेंगे। 20 छक्का 20 बचे, 50 बचे 50 छक्का, इस जीरो से यह जीरो, इस जीरो से यह जीरो, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 11 का 200 में गुणा कर लीजिए, ₹2200। ठीक ना?
सबसे पहले 2200 रुपए प्रवीण वर्मा ने उत्तर दिया, फिर मयंक दानवीर सिंह ने दिया है। पुष्पेंद्र यार सिविल सर्विसेज में जा रहे हो, अगर इतनी हिंदी भी नहीं आप करोगे, इतनी भी इंग्लिश नहीं सीखोगे, कैसे होगा बेटा, है ना। फिर भी आप देख लीजिए, द सीपी ऑफ मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपए है। ए ने बी को 20% लाभ पर, बी ने सी को 16/2/3% हानि पर और सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा। डी का क्रय मूल्य क्या होगा? जो डी का क्रय मूल्य होगा वही सी का विक्रय मूल्य होगा। बस ठीक है, आगे चलिएगा। नियम लिखिएगा, रूल कई बार आपने पूछा गया है इसलिए उस रूल पर आते। लिखिएगा, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य आपस में समान है, इफ सीपी ऑफ टू आर्टिकल्स आर इक्वल, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य आपस में समान हो, सीपी ऑफ टू आर्टिकल्स आर इक्वल, उनमें से एक को वन ऑफ देम सोल्ड एट X% प्रॉफिट, उनमें से एक को X% लाभ पर, सीपी इक्वल है, एक को X% लाभ पर वह दूसरे को X% हानि पर बेचा जाता है। ध्यान रखिएगा, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य आपस में समान है, सीपी ऑफ टू आर्टिकल्स आर इक्वल, वन ऑफ देम सोल्ड एट X% प्रॉफिट व्हाइल अदर एट X% लॉस, उनमें से एक को X% लाभ पर जबकि दूसरे को X% हानि पर बेचा जाता है। तो कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? देन फाइंड टोटल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। कोई बताए उत्तर, एक्स में उत्तर बताइए, कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? एनी वन ऑफ यू? हाँ, ये रूल है, रूल में बताइए क्या लिखें। बेचा जाए तो सदैव न तो लाभ होगा न हानि। Then there will be no profit, no loss at the total. कुल पर न तो लाभ होगा और न ही हानि। मान लीजिए हम कह दें कि दो वस्तु प्रत्येक का क्रय मूल्य 600 रुपए है, एक को 20% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। पूछा जाए कितने रुपए लाभ हानि होगी? नील, कुछ भी नहीं। देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर विक्रय मूल्य बराबर हो जाए, लिख लें, if SP of two articles are equal, यदि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य आपस में समान हैं, उनमें से एक को X% लाभ व दूसरे को X% हानि पर बेचा जाए, तो सदैव X²/100% का लॉस होगा। Then there will be always a loss of X² upon 100%.
then there will be always a loss of x square upon 100%. दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य आपस में समान हैं, उनमें से एक को x% लाभ और दूसरे को x% हानि पर बेचा जाए तो कुल पर सदैव x स्क्वायर अपॉन 100% की हानि होती है। लिख लिया अच्छे से। हो गया। अब देखिएगा आप, इस पर सवाल जो है, ये जरूरी नहीं है कि जो पहला है उसमें हमेशा सीपी इक्वल ही हो। लिखना, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 1200 रुपए है। टोटल सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स आर 1200 रुपीज। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 1200 रुपए है। उनमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया। One of them sold at 15% profit while other at 10% loss. किंतु कुल पर न तो लाभ हुआ न हानि। But there will be no profit, no loss at the total. नंबर 1, दोनों के क्रय मूल्यों में अनुपात ज्ञात करें। नंबर 2, दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य। दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा? बताइएगा। देखना बेटा, मैं आपको बताऊं, एक को कहा गया 15% लाभ, दूसरे को कहा गया 10% हानि, और कुल पर कहा गया न लाभ न हानि। ऐसे लगाएंगे, बेहद आसान तरीका। 15% लाभ, 10% हानि, यहां हो गया 0, न तो लाभ हुआ और न ही हानि। ऐसे तिर्यक घटाओ, एलिगेशन मेथड। 15 में से 0 घटाओ 15, 0 में से -10 घटाओ +10, 5 दूना 10, 5 तिया 15। दोनों के क्रय मूल्य में क्या अनुपात आ गया? 2:3। बेहद आसान। फिर से देखिए, 15% लाभ प्लस हुआ, 10% हानि बगल में, कुल पर ना लाभ हुआ ना हानि, 0 यहां मध्य में नीचे। तिर्यक घटाते हैं, बड़े में से छोटा। 15 में से 0 घटाया 15, 0 और -10 में कौन बड़ा है? 0। बड़े से छोटा घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका अनुपात निकाल लो, 5 दूना 10, 5 तिया 15। दोनों के क्रय मूल्य में क्या अनुपात आ गया? 2:3। पहले का क्रय मूल्य पूछा गया, कुल कितना था? 1200, गुणे पहले का कितना है? 2 बटे अनुपाती योग, 2 और 3 5। 5 से इसको काटो, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 240 दूना 480,
1200 में से 480 घटा दो तो दूसरा कितना आ जाएगा 720 रुपए। लगा लें, ये सवाल पीसीएस में पूछा हुआ सवाल था और आपके समझ में आ गया हो तो यस लिखिएगा। $480 और 720 मयंक ने बता दिया है। प्रवीण वर्मा सबसे पहले उत्तर दिए। ठीक है, सबके समझ में आ गया है। अब इसमें यह जो हमने सूत्र बताया आपको कि एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स आर इक्वल, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हैं, उनमें से एक को एक्स प्रतिशत लाभ पर दूसरे को एक्स प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, तो इस पर जो सवाल होंगे अब हम आपको कल बताएंगे और कल आपका प्रॉफिट और लॉस हम समाप्त भी करेंगे। ठीक है, और इस सप्ताह आपका मैथमेटिक्स का काफी हिस्सा रिकवर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम टारगेट किए हैं कि इस सप्ताह हम कम से कम सिंपल इंटरेस्ट आपका जरूर समाप्त कर दें, जिससे कि अगले सप्ताह में मैथमेटिक्स का 90% हिस्सा खत्म हो जाएगा और फिर हम आपको कम्युनिकेशन स्किल पर ले चलेंगे। ठीक है, संप्रेषण क्षमता जो कठिन माना जाता है, उसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी कठिन है और उसको हम दोनों मीडियम में, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे। और डिसीजन मेकिंग, पीसीएस में जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके 12 से 15 सवाल आते हैं और डिसीजन मेकिंग के 4 से 5 सवाल आते हैं। आईएएस में डिसीजन मेकिंग जो होता है वह छोटे छोटे पैराग्राफ पर आधारित कर देता है और जो पैराग्राफ्स बनते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बनता है जो सामाजिक परिवेश पर होता है, दूसरा होता है वैज्ञानिक कारणों पर, तीसरा होता है इकोनॉमिक कारणों पर, चौथा होता है बैंकिंग पर, पांचवा होता है भौगोलिक परिस्थितियों पर। तो ये 5 प्रकार से आपके पैराग्राफ आते हैं। इसके अलावा परिच्छेद अनुच्छेद के सवाल आते हैं, जिसमें परिच्छेद दिया होता है वो हिंदी साहित्य के कुछ सवाल होते हैं। तो छठा अगर टॉपिक आप मान लेंगे तो साहित्यिक हिंदी संबंधी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वेट करिए। मीन्स हम पहले अब इसके बाद उन स्कोर्स को उठाएंगे जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मिल जाए। तो बल्कि डिसीजन मेकिंग पहले पढ़ लीजिएगा और इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल पढ़िएगा, क्योंकि संप्रेषण क्षमता में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ना है। कैसे लीनियर कम्युनिकेशन होता है, कैसे साइक्लिक कम्युनिकेशन करता है, कैसे जिग जैग कम्युनिकेशन होता है। तो ये तमाम अलग अलग प्रकार के हैं जो एक साइकोलॉजी का हिस्सा है। तो इसे हम लोग संप्रेषण को अगले उसमें पढ़ेंगे, तीसरे सप्ताह में पढ़ेंगे और वहीं पर आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो हमें आशा है कि मैक्सिमम 15 लेक्चर और आपके बचे हैं। 15 लेक्चर में हम पूरा आपका सीसेट का पोर्शन खत्म करके और इस पर फिर फाइनली पेपर कराना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल पुनः इसी चैनल पर। नमस्कार।